आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्म ज्योति जगा ले, बुझी हुई जगा कर ज्योति, स्वराज्य फिर पाले। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन। ओम शांति। राजयोग शिविर प्रवचन माला में ये दूसरा सत्र, जिसमें हम देखेंगे कि आत्मा की सूक्ष्म शक्तियाँ क्या है, जिसके माध्यम से आत्मा अपनी वास्तविकता का अनुभव कर सके। जिस प्रकार शरीर 5 तत्व की जो मांग करता है, 5 तत्व को 5 इंद्रियों के माध्यम से पूरा करता है, इसी प्रकार आत्मा जो सतो गुण का अनुभव करना चाहती है जीवन में, उसको 3 शक्तियों के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। ये आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं जो आत्मा के साथ शरीर में प्रवेश होती है और शरीर छोड़ने के साथ आत्मा के साथ चली जाती है। ये 3 सूक्ष्म शक्तियां, जिसको कहते हैं मन, बुद्धि और संस्कार। इसीलिए मनुष्य कहते हैं मेरे मन को शांति चाहिए। वास्तव में शांति मन को नहीं चाहिए, शांति आत्मा को चाहिए। लेकिन आत्मा वो शांति का अनुभव मन के माध्यम से करता है। मन इतनी पावरफुल शक्ति है, परंतु मन की शक्ति आज क्षीण हो गई है। इंसान मन से कमजोर होता जा रहा है क्योंकि मन को समझा नहीं है। मन क्या चीज है? क्योंकि मन के लिए कई उपमाएं दी जाती है कि मन एक तूफानी घोड़ा है, मन एक चंचल बच्चा है। जिस प्रकार बच्चे के अंदर चंचलता होती है, ऐसे मनुष्य का मन भी बड़ा चंचल है। मन को कई बार कई लोगों ने कहा मन बड़ा पापी है, मन बड़ा दुष्ट है, मन बड़ा नीच है। लेकिन आज हम आपको ये बताते हैं, ये मन बहुत सुंदर है। अगर इसकी क्षमता को समझा जाए, उसकी वास्तविकता को हम समझ ले और यथार्थ दिशा में अगर उसको लगा दिया जाए, तो ये मन अच्छे से अच्छी उड़ान का अनुभव करा सकता है। लेकिन आज क्योंकि हमने इस मन को समझा नहीं, इसलिए वो मन तूफानी घोड़े के समान हो गया है। ये मन क्या चीज है? मन है वास्तव में आत्मा की सोचने की शक्ति का दूसरा नाम। एक कहानी याद आती है कि एक बार एक सम्राट था। सम्राट का मन बहुत अशांत था, बहुत परेशान था। इसलिए वो एक महात्मा जी के पास चले गए और महात्मा जी को जाकर उन्होंने कहा, महात्मा जी, मेरा मन बहुत अशांत है, कृपा करके आप उसको शांत कर दीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे रात रात नींद नहीं आती है, ये मन को शांत कर दीजिए। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, मैं आपका मन शांत कर दूंगा, लेकिन कल सुबह 4 बजे आइए।
सम्राट ने सोचा, अगर सुबह 4 बजे शांत कर सकते हैं तो अभी ही कर दे, परंतु कुछ कहा नहीं। फिर चले गए अपने महल में। सारा दिन बड़ा परेशान रहा, सोचता रहा, पता नहीं ये महात्मा जी मेरे मन को शांत कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्यों मुझे 4 बजे बुलाया। बहुत विचार चले उसके। सुबह 4 बजते ही वो महात्मा जी के पास पहुंच गया। देखा तो महात्मा जी तपस्या में बैठे हुए हैं और पास में उन्होंने एक डंडा रखा हुआ था। महात्मा जी ने जैसे सम्राट को देखा तो कहा, सामने आसन ग्रहण कीजिए। फिर पूछा, आपका मन अभी भी अशांत है? कहा, हाँ, मेरा मन बहुत अशांत है। कहा, अच्छा, आंख बंद कीजिए और भीतर झांकिए। इस वक्त वो मन क्या कर रहा है और कहाँ है? सम्राट ने आंखें बंद की, ढूंढने लगे अपने मन को। कहाँ है मन, क्या कर रहा है? काफी देर ढूंढते रहे। कुछ समय के बाद उन्हें एहसास हुआ कि मैं जिसे ढूंढ रहा हूं वो कोई चीज का नाम नहीं है, वो एक क्रिया का नाम है। और जिस वक्त ढूंढने लगे तो वो क्रिया शांत हो गई, तो मन शांत हो गया। अर्थात मन एक क्रिया का नाम है, मन कोई चीज नहीं है। और वो क्रिया है सोचने की क्रिया। आज के समय में हमारा जीवन, या ये कहो कि लाइफस्टाइल, इस प्रकार की बन गई है कि ये क्रिया अधिक से अधिक चलने लगी है और हमारे पास समय ही नहीं है अपने भीतर जाने का, उस क्रिया को ऑब्जर्व करने का कि ये क्रिया किस दिशा में चल रही है। जिस वक्त हमारे पास कुछ क्षण भी हो भीतर जाकर के उस क्रिया की क्वालिटी को देखने का, तब हम भी मन की शांति का अनुभव कर सकते हैं। तो इसलिए मन अर्थात सोचने की क्रिया का दूसरा नाम। मन में अनेक प्रकार के विचार चलते हैं, अच्छे विचार भी चलते हैं, बुरे विचार भी चलते हैं। किसी मनोवैज्ञानिक ने मनुष्य मन के ऊपर कुछ संशोधन किया और ये बताया कि मनुष्य मन की गति कितनी तीव्र है। अति तीव्र गति से मन चलता है। कम से कम भी अगर मनुष्य सोचे तो भी 25 से 30 विचार 1 मिनट में आ जाते हैं। सोचने की बात है कि अगर 1 मिनट में कम से कम भी हम 25 से 30 विचार जनरेट करते हैं तो सारे दिन में हम कितने विचार चलाते होंगे। असंख्य विचार चलते हैं। एक दिन के ही विचारों को अगर लिया जाए और उसको क्लासिफाई किया जाए तो मुख्य रूप से 4 प्रकार के विचार होते हैं। पहले प्रकार के विचार है जिसको कहा जाता है पॉजिटिव विचार। पॉजिटिव विचार अर्थात वैल्यू बेस्ड थॉट्स, मूल्यों के आधार पर विचार, अच्छी भावनाओं के आधार पर विचार, जिसमें कोई भी प्रकार की स्वार्थ भावना न हो, कोई बुराई न हो, वो विचार को कहेंगे सकारात्मक विचार। दूसरे प्रकार के विचार है आवश्यक विचार। आवश्यक विचार अर्थात जो दिन प्रतिदिन कर्म से संबंधित विचार है, वो है आवश्यक विचार। जैसे कि इस व्यक्ति को मिलना है, ये काम करना है, ये काम कराना है, ये है कर्म से संबंधित विचार।
तीसरे प्रकार के विचार है जिसको कहा जाता है नेगेटिव विचार, नकारात्मक विचार, जो कोई न कोई कमजोरी को लिए हुए हैं, कोई न कोई बुराइयों के वशीभूत है, कोई न कोई विकारों के वशीभूत है, या जिन विचारों में हीनता की भावना हो, स्वार्थ की भावना समाई हुई हो, ये सारे नकारात्मक विचार है। और चौथे प्रकार के विचार फालतू विचार, वेस्ट थॉट्स। फालतू विचार अर्थात जब मन के पास कुछ सोचने के लिए नहीं है तो बीती हुई बातों में चला जाता है, बीती हुई घटनाओं को याद करने लगता है, वो बीती हुई बातों को उगारता रहता है और कितनी एनर्जी वेस्ट करता है, क्योंकि हर विचार के पीछे भी मानसिक शक्ति तो कंज्यूम होती है, तो कितनी शक्ति यूं ही वेस्ट जाती है। किसी ने एनालिसिस किया कि मनुष्य के 80 से 85% विचार भूतकाल की घटनाओं, भूतकाल की बातों को लेकर के होते हैं। आप सोचो कि भूतकाल में हम इतना जीने लगे हैं और भविष्य की चिंताएं 15% हमारे मन के विचार एक अनिश्चित भविष्य की चिंताओं को लिए हुए हैं। तो वर्तमान में हम कितना जीते हैं? जिस वर्तमान की घड़ी को कहा गया प्रेजेंट मोमेंट, जैसे किसी व्यक्ति को हम गिफ्ट देते हैं उसको भी प्रेजेंट कहा जाता है। प्रेजेंट बहुत अच्छा लगता है, छोटी सी गिफ्ट क्यों ना हो, छोटी सी प्रेजेंट क्यों ना हो, लेकिन हर एक को अच्छी लगती है। ये वर्तमान की घड़ी भी ईश्वर की प्रेजेंट है, भगवान से मिली हुई एक गिफ्ट है, लेकिन ये गिफ्ट की वैल्यू हमने कितनी की? 5%? क्योंकि 80% अगर भूतकाल में जीते हैं, 15% अगर अनिश्चित भविष्य की चिंताओं में बिताते हैं, तो वर्तमान में हम 5% जीते हैं। तो ये गॉड के द्वारा मिली हुई प्रेजेंट, उसकी वैल्यू हमारे लिए सिर्फ 5% है। इसलिए संसार में दुख बढ़ गया है, क्योंकि उस प्रेजेंट की वैल्यू को हमने समझा नहीं और उस प्रकार उसका उपयोग नहीं किया। तो ये 4 प्रकार के विचार एक दिन में आ जाते हैं: पॉजिटिव, नेसेसरी, नेगेटिव और वेस्ट। थोड़ा सा अगर सेल्फ एनालिसिस करें कि अधिकतर हमारे विचार कौन सी कैटेगरी के होते हैं, इन चारों में से पॉजिटिव विचार बहुत कम चलते हैं, कभी कभी आ जाते हैं। आज मनुष्य अगर भगवान को भी याद करता है ना, तो वहां भी बिजनेस है। हे भगवान, मेरा इतना काम हो जाए तो 51 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा या नारियल चढ़ा दूंगा, और अगर भगवान ने काम कर दिया तब तो उसको 51 रुपया का प्रसाद मिल जाएगा, और नहीं किया तो नहीं मिलेगा। अगर भगवान के साथ भी हमारी सकारात्मक भावनाएं नहीं है, एक बिजनेस डील के आधार पर हम भगवान को भी याद करते हैं, तो आपसी संबंध तो हमारा कैसा होगा? इसलिए कहा कि पॉजिटिव विचार बहुत कम चलते हैं, ना के बराबर होते हैं। आवश्यक विचार, उसमें भी स्वार्थ भरा रहता है। बिना स्वार्थ के कोई आवश्यक कार्य भी हम करते हैं? नहीं। इसलिए अधिकतर हमारे विचार या नेगेटिव होते हैं या वेस्ट होते हैं। कितनी एनर्जी हमारी यूं ही वेस्ट चली जाती है, खत्म हो जाती है। इसलिए दिन के अंत में अगर देखा जाए तो मनुष्य मेंटली ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है बजाय फिजिकल थकावट के।
मानसिक रूप से ज्यादा थकावट महसूस करता है, मन थक गया है, बोर हो गया है, उदास हो गया है, जबकि उस दिन सारा दिन कोई विशेष कार्य भी नहीं किया हो, फिर भी थका थका अनुभव करता है। तो मन से क्यों थका हुआ है? क्योंकि मन दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। और ये मन की कमजोरी क्यों आ गई है? क्योंकि जो सारा दिन मन की शक्ति को यूज करते हैं उसको रीजनरेट करना नहीं आता है। कैसे रीजनरेट करें? इसलिए आपसी व्यवहार में भी वही चिड़चिड़ापन आने लगा है। एक छोटी सी और कहानी याद आती है कि एक बार एक राजा और उसका एक मित्र था। मित्र था लकड़े का व्यापारी। दोनों की आपस में बहुत दोस्ती थी। एक दिन लकड़े के व्यापारी ने लकड़े के स्टॉक को देखा। स्टॉक देखते देखते वो चंदन के लकड़े के पास आया तो देखा इतना सारा चंदन का लकड़ा पड़ा है। तो उसके मन में विचार आया कि चंदन का लकड़ा तो इतना महंगा होता है, कौन खरीद करेगा इतना सारा लकड़ा? क्या करेंगे इसका? कितना मेरा पैसा रुका हुआ है, वो पैसा निकले कैसे? सोचता रहा। अक्सर मनुष्य स्वार्थवश ज्यादा सोचता है और उस कारण से दिशा हमारी परिवर्तित हो जाती है। वो आवश्यक सोच था उसका जरूर, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में विचार आया कि ये स्टॉक खत्म तब हो सकता है अगर राजा शरीर छोड़े तो उसको जलाने के लिए तो चंदन के लकड़े ही यूज होंगे। ये स्वार्थ भावना को लेकर ये भूल गया कि राजा मेरा अच्छा दोस्त है। वो दोस्ती को भी भूल गया और उसके मन में विचार आने लगा, राजा अगर मर जाए तो ये सारे चंदन का स्टॉक खत्म हो और मेरा पैसा मुझे वापस मिल जाए। लेकिन फिर उसके मन में विचार आया, राजा अभी मरने वाला तो है नहीं क्योंकि अभी तो जवान है। फिर मन में विचार चलने लगा, राजा मरे तो कैसे मरे? राजा को कोई बीमारी भी नहीं हो सकती क्योंकि अभी तो वो स्वस्थ है। फिर उसके मन में विचार आया कि हाँ, राजा को अगर कोई मार दे तब तो मर सकता है। लेकिन फिर विचार आया, राजा को मारेगा भी कौन? क्योंकि सभी उसके मित्र हैं, अड़ोस पड़ोस देश वाले भी, कोई उसका शत्रु तो है नहीं। फिर उसके मन में विचार आता है कि अगर राजा को मैं खत्म कर दूं तब तो मर जाएगा। लेकिन राजा को मैं खत्म भी कैसे करूं? क्योंकि खत्म करने की जो हिम्मत चाहिए वो हिम्मत उसमें थी नहीं। तो सोचता रहा, मन उसका परेशान होता रहा, राजा मरे तो कैसे मरे, राजा मरे तो कैसे मरे। ये विचार ने उसकी नींद फिटा दी। रात भर उसको नींद नहीं आई। अब जैसा हम सोचते हैं, हर विचार तरंगे उत्पन्न करता है, प्रकंपन उसके बनते हैं और वो प्रकंपन से पूरा वायुमंडल बनता है। वो उसके विचारों के तरंग राजा तक पहुंचता है और वहां राजा सोचने लगता है, ये मेरा मित्र जो है लकड़े का व्यापारी बहुत पैसे वाला है, लेकिन आखिर ये कमाता किसके लिए होगा? उसके आगे पीछे तो कोई है ही नहीं, न उसको कोई बच्चे हैं, न उसके परिवार में कोई ऐसे सदस्य हैं जो इतनी उसकी वेल्थ को संभाल सके। तो राजा को मन में विचार आने लगा कि अगर ये जो मर जाए तो उसकी सारी प्रॉपर्टी राज्य की हो जाएंगी। इसलिए कहा जाता है, जैसे हम दूसरों के लिए सोचते हैं वैसे दूसरे भी हमारे लिए वैसा ही सोचेंगे। दोनों एक दूसरे के प्रति वैसा सोचने लगे, ये मरे तो कैसे मरे। राजा सोचा, ये मरे तो कैसे मरे। जब एक दूसरे के सामने आए, एक दूसरे को मिले, तभी इसी दृष्टि से ये मरे तो कैसे मरे। कुछ
कुछ दिन तक ये चलता रहा। दोनों का मन बड़ा परेशान था, बहुत अशांत था। आखिर एक दिन लकड़े के व्यापारी से रहा नहीं गया। वो गया राजा के पास। उसने कहा, राजा, आज मैं माफी मांगने आया हूं। राजा ने कहा, क्या बात है, तुमने कोई गुनाह तो किया नहीं है, माफी किस बात की? कहा, नहीं, मेरा मन बड़ा अशांत है, मेरे मन में कुविचार आ गया है और ये विचार को कैसे खत्म करूं मेरी समझ में नहीं आता है। जिस विचार के कारण मैं बहुत अशांत, बहुत परेशान हो गया हूं, आप ही उसका हल कर सकते हैं, आप मुझे माफ कर दीजिए। राजा ने कहा, क्या बात है? उसने अपने पूरे विचार को बताया। मेरे मन में आपके प्रति ऐसा बुरा विचार आया है। राजा ने सोचा, अगर ये माफी मांग रहा है तो मुझे भी मांगनी चाहिए। तो उसने भी माफी मांगी। फिर दोनों सोच में पड़े, अब क्या किया जाए, क्योंकि मित्र ने कहा कि जब तक ये चंदन के लकड़े रहेंगे तब तक मेरा मन वही विचारों से घिरा रहेगा, इसलिए आप कुछ युक्ति बताइए कि ये चंदन के लकड़े को मैं खत्म कैसे करूं। राजा सोच में पड़ गया, मेरे पास सब कुछ है, मुझे कोई चीज की कमी तो है नहीं, परंतु ये चंदन के लकड़े को भी खत्म करना है। तो कहा, ऐसा करते हैं, महल के बाहर जो बगीचा है वहां एक मंदिर बनाते हैं और उस मंदिर के कंस्ट्रक्शन में सारा चंदन का लकड़ा यूज कर देंगे। एक सुगंध भी वातावरण में हो जाएंगी, लकड़े भी सफल हो जाएंगे, इतना सुंदर स्थान बन जाएगा जहां लोग आकर के बैठेंगे, भजन कीर्तन का वातावरण होगा, कितने लोगों को शांति मिलेगी। बोला, हाँ, ये युक्ति बराबर है। राजा ने कहा, और ये मंदिर का खर्चा जितना भी होगा मैं दूंगा, सारे चंदन के लकड़े का खर्चा मैं दे देता हूं। ऐसे करके राजा ने खर्चा देने के लिए राज्य कोष से पैसे सैंक्शन कराए, लेकिन मित्र ने कहा, नहीं, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि ये पैसे ने ही मेरे मन को बहुत अशांत कर दिया। वैसे भी आपके मन में विचार आया कि आखिर भी ये प्रॉपर्टी किसके लिए है, इतनी वेल्थ जो मेरे पास है वो किसके लिए है, क्यों नहीं ये पैसे मैं फिर से राज्य कोष में ही दान कर देता हूं। अर्थात जब तक दोनों के मन में नकारात्मक विचार, नकारात्मक भावनाएं थी, तब तक दोनों का मन अशांत, परेशान था। मन को शांति कैसे मिलेगी? जब मन के अंदर शुद्ध विचार, प्रेम के विचार, अच्छी भावनाओं के विचार, सकारात्मक विचार, मंदिर निर्माण के कार्य का, दान की भावना को लेकर के विचार आया, तब दोनों का मन शांत हो गया। इसलिए कहा जाता है कि मन की अशांति का कारण भी भीतर है और मन की शांति का आधार भी भीतर है। अपने विचारों पर निर्भर करता है। जिस क्वालिटी के हमारे विचार होते हैं वैसी हमारी स्थिति होती है। आज अगर हमारे मन के अंदर तनाव है, अशांति है, परेशानी है, उसका कारण हमारे विचारों की क्वालिटी वैसी है। और अगर सुख, शांति, आनंद, प्रेम का अनुभव करना है तो हमें अपने मन के विचारों में परिवर्तन लाना है। यही मन को मित्र बनाने की बात है, जो कहा जाता है गीता में भी, मन अपना मित्र है, मन अपना शत्रु है। मन जब नकारात्मक विचार करने लगता है तो मन शत्रु बन जाता है, और वही मन जब सकारात्मक सोचने लगता है तो मन मित्र बन जाता है। तो इसीलिए राजयोग वो कला है मन को मित्र बनाने की। और जब मन को मित्र बना लो, उसके जैसा फेथफुल मित्र और कोई नहीं होगा, उसके जैसा अच्छा मित्र और कोई नहीं मिलेगा। मन को मित्र बना लो, तब मन अच्छे से अच्छा अनुभव कराएगा। इसलिए कहावत है, एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बनोगे।
अच्छा सोचने से अच्छा बन जाता है इंसान, बुरा सोचने से बुरा बन जाता है। जैसा चिंतन वैसा जीवन और वैसे जीवन के अनुभव। आज अगर हम भी अपने जीवन में सुख शांति आनंद का अनुभव करना चाहते हैं तो हम अपने विचारों की क्वालिटी को परिवर्तन करें, सकारात्मक विचारों को जनरेट करें। क्योंकि जैसे नकारात्मक विचार, फालतू विचार मन की शक्ति को क्षीण करता है, इसी प्रकार सकारात्मक विचार मन की शक्ति को जनरेट करता है, बढ़ाता है और वो मन स्वस्थ हो जाता है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 3 चीजें आवश्यक होती है, इसी तरह मन को स्वस्थ रखने के लिए भी 3 चीजों की आवश्यकता है। आज मन कमजोर हो गया है, उसका प्रूफ क्या? कैसे पता चले कि मेरा मन कमजोर है? मन कमजोर है उसकी निशानी, जैसे शरीर कमजोर है उसकी निशानी, कोई ना कोई बीमारी आ जाती है, लड़खड़ाने लगते हैं। इसी प्रकार जब मन कमजोर हो जाता है तो हर छोटी बात मन को इरिटेट करने लगती है, चिड़चिड़ापन आने लगता है, गुस्सा आने लगता है। इसलिए तो गुस्से को वीकनेस कहा गया है, कमजोरी कहा गया है, क्योंकि ये मन की शक्ति को क्षीण करके मन को दिन प्रतिदिन और कमजोर कर रहा है। इसी तरह हर छोटी बात भी सहन नहीं होती है, छोटी छोटी बातें, परिस्थितियां तनाव पैदा कर देती है, यादाइश हमारी कम हो जाती है, मेमोरी कम हो गई। ये सारी निशानी है मन कमजोर हो गया है। और मन जब शक्तिशाली है तो कोई भी बात के दबाव में नहीं आता है, कोई भी बात के प्रभाव में नहीं आता है, इन सब बातों से ऊपर होता है, स्वस्थ रहता है। जैसे शरीर स्वस्थ है तो कैसा भी वातावरण हो प्रभावित नहीं कर सकता है, बुखार सर्दी जुकाम नहीं हो सकता है। इसी प्रकार मन जब स्वस्थ है तो कैसी भी परिस्थिति, कैसी भी घटनाएं जीवन में आए, लेकिन वो हमारे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकती है। हम एक संतुलित मन से कार्य कर सकते हैं, जीवन जी सकते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो 3 बातें चाहिए, प्रॉपर नरिशमेंट, रेस्ट और एक्सरसाइज। इसी तरह मन को स्वस्थ रखने के लिए भी यही 3 चीज चाहिए, प्रॉपर नरिशमेंट, रेस्ट और एक्सरसाइज। मन को जो नरिश करने वाली बातें हैं अगर नेगेटिव है, वेस्ट है, तो मन स्वस्थ कहाँ से रहेगा? सारे दिन सुबह से उठकर रात तक देखो, जो सारे सोर्सेज हमें इंफॉर्मेशन देते हैं सारे ही नेगेटिव है, तो मन स्वस्थ कहाँ से रहेगा? कुछ हेल्दी चिंतन वाली बातें जब मिलती है मन को, ये अच्छा नरिशमेंट है। दूसरा, मन को रिलैक्स करने की जरूरत है। रात को जब सो जाते हैं तभी भी मन नहीं सोता है, मन तो चलता ही रहता, स्वप्न के रूप में और कोई चिंतन के रूप में। मेडिटेशन एक विधि है जो मन को आराम देती है, और एक्सरसाइज, मन को भी एक्सरसाइज चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग की एक्सरसाइज है। ये 3 चीज से मन स्वस्थ हो जाता है, और कहा जाता मन स्वस्थ तो जहान स्वस्थ। हर कर्म व्यवहार स्वस्थ रीति से जीवन हमारा स्वस्थ हो जाता है। यही मन को मित्र बनाने की कला राजयोग सिखाता है। ओम शांति।